नमस्कार। बदलते मौसम के साथ साथ बहुत सी बीमारियां भी दस्तक देने लगती हैं, जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी, मलेरिया और डेंगू। इसे हम आम भाषा में संचारी रोग भी कह सकते हैं। क्या होता है ये संचारी रोग, कैसे फैलता है, क्या लक्षण होते हैं इसके, और सरकार की ओर से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए। आज इसी विशेष बिंदु पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वाराणसी के राजकीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार प्रीति जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम संचारी रोग के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या होता है संचारी रोग। ऐसी बीमारियां जो किसी भी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, जिसे हम संचारी रोग कहते हैं। ये बैक्टीरियल के माध्यम से भी फैल सकता है, वायरस के माध्यम से भी, और बहुत अन्य कारण भी है जिनके माध्यम से ये फैल सकता है। तो प्रश्न ये उठता है कि संचारी रोगों जो हमारे प्रिविलेंट है, जो हमारे प्रदेश में, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये सामान्यतः बरसात के मौसम में प्रिविलेंट हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं, जिनमें आपका मलेरिया है, डेंगू है, जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस है, चिकनगुनिया है, आपका हेपेटाइटिस है। ये इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बीमारी फैलता कैसे है। तो एक वेक्टर जनित बीमारी होती है जो किसी वाहक से फैलती है। तो वेक्टर जनित बीमारी जैसे आपका मलेरिया और डेंगू हो गया, ये मच्छरों की वजह से फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। दूसरा, कुछ बीमारियां जो होती हैं संचारी रोग में, वो ब्लड की वजह से फैलती है, जैसे आपका हेपेटाइटिस बी हुआ। हेपेटाइटिस बी जो जिस व्यक्ति को होता है, उसका संक्रमित ब्लड अगर दूसरे व्यक्ति में फैलाया जा सकता है किसी भी माध्यम से, चाहे वो इंजेक्शन के माध्यम से दे। तीसरा जो संचारी रोग है वो डायरेक्टली फैल सकता है, मतलब आपका एयरबॉर्न जो होता है, जिसको हम कहते हैं सांस के द्वारा, हवा के, वायु के माध्यम के द्वारा भी फैल सकता है। जैसे कोविड हमारा एक अभी रिसेंट प्रभावी रहा है, तो इसके माध्यम से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये प्रभावी हो सकता है। मतलब वो बीमारियां जो किसी भी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो, उसे संचारी रोग कह सकते हैं, या हम उसे संक्रामक रोग कह सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या मियादी बुखार भी इसी तरह से फैलता है? बिल्कुल बिल्कुल, मियादी बुखार भी इसी से मिलता जुलता है। जी डॉक्टर साहब, संचारी रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए, संचारी रोगों के लक्षण सबसे पहले हम जानेंगे कि हर बीमारी, जो भी बीमारियां मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे वो जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, सबके मोर और लेस जो लक्षण होते हैं एक जैसे होता है। और उन सब एक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो बुखार होता है। ठीक है, अब हमें डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमारे मेडिकल साइंस में एक वर्ड होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके लक्षण, साइन एंड सिम्टम्स सेम होते हैं। ठीक है, तो हर बीमारी में बुखार के सिम्टम्स आते हैं, लेकिन उनके साथ जो एडिशनल चीज़ जुड़ती है, जिसको हम कहते हैं ना विशेष क्या है उस बीमारी में, उसे हमें पकड़ना जरूरी है। जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया में जो बुखार आता है वो ठंड लग करके आता है। ठीक है, इसी तरीके से डेंगू में जो बुखार आता है, उसमें आपको शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और ज़्यादा बॉडी में, पूरे शरीर में लाल रंग के रैशेज हो जाते हैं, जिनको हम चकत्ते बोलते हैं, वो पड़ सकता है। और सीरियस स्थिति में व्यक्ति में खून का स्राव होने लगता है, प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, खून का स्राव होने लगता है, कान से, नाक से, मुंह से या शौच के रास्ते से अगर ब्लड आता है, तो ये डेंगू के लक्षण हैं। तीसरा, चिकनगुनिया में भी बुखार के साथ साथ जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, चौथा इम्पॉर्टेंट है जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस। हालांकि प्रदेश में निरंतर प्रयास के कारण जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस के केसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, लेकिन ये बीमारी बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया गया है, और विशेष तौर से कम उम्र के बच्चों में ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो प्रिकॉशन नहीं ले पाते। 15 साल के कम एज के बच्चों में ज़्यादा होता है। बुखार के साथ साथ झटके आने लगते हैं, और बाद में ये एक सीरियस रूप में डेवलप हो जाता है, जिसको हम इस श्रेणी में रखते हैं। जो है अगला है वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक वायरल हेपेटाइटिस होती है, जिसमें आप बुखार के साथ साथ जो हमारे आँख की स्क्लेरा होती है, जो वाइट स्पेसियस चीज़ें होती हैं, उसमें पीलापन आ जाता है, पूरे बॉडी में पीलापन हो जाता है। दूसरा, आपके पेशाब पीले रंग के होने लग जाते हैं।
जो हेपेटाइटिस वायरल जॉन्डिस भी उसको कह सकते हैं, डेफिनेटली उसको जॉन्डिस भी कहा जा सकता है। तो ये सारी लक्षण मुख्य रूप से संचारी रोग जो हमारे प्रदेश में प्रभावी हैं, क्योंकि हर प्रदेश का जो वातावरण है, अनुकूलता है, वातावरण टेक्सचर है, चाहे आप केरल को देख लें, चाहे आप राजस्थान को देख लें, बिहार को देख लें, तो वहाँ एक विशेष तरीके की बीमारी हावी रहती है, प्रिवेलेंट रहती है। हाल फिलहाल में ये बीमारियाँ उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हैं। और डॉक्टर साहब ये 4 महीने जो बरसात के होते हैं, विशेषकर इसी मौसम में ये बीमारियां ज़्यादा अपना उग्र रूप दिखाती हैं। बिल्कुल इसी महीने में, क्योंकि जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल मलेरिया के लिए बता दूं कि मलेरिया बेसिकली एक मच्छर के काटने से होता है, जिसको हम एनाफिलीज मच्छर कहते हैं। वो मच्छर जब किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है और वही मच्छर जब किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो जो उसका पैरासाइट होता है ब्लड में इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से मलेरिया डेवलप करने लगता है, बुखार आने लगता है, बहुत ज़ोर से कपकपी होने लगती है, ठंड लगने लगती है, पसीने आने लगते हैं और वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम इश्यूज होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें विशेषकर इसलिए इस बरसात के मौसम में होती है कि बरसात के मौसम में जो गंदगियाँ होती हैं, जो क्योंकि स्वच्छता ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम स्वच्छता मेंटेन रखेंगे तो ये बीमारियां आसपास भी नहीं भटक पाएगी। बरसात की वजह से जगह जगह पानी का जमाव हो जाता है। हम घरों में जो कूलर चलाते हैं या जो भी पानी का बाउल रखे हुए हैं या कहीं रखे हुए हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, जो नियमतः उसी से मच्छर पनपते हैं और बीमारियां फैलते हैं। डेफिनेटली। डॉक्टर साहब मियादी बुखार के भी क्या यही लक्षण हैं? देखिए, मियादी बुखार के मोर और लेस अगर हम देखें तो लक्षण सेम होते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ चीज़ें उससे भिन्नता होती है, अदरवाइज लक्षण सेम है। तो क्या जो झटके आते हैं वो मियादी बुखार के ही लक्षण होते हैं क्या? नहीं, देखिए, हाँ, झटकों के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसका बेस्ड हमेशा हमारे डायग्नोस पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया ना कि जापानीज इंसेफेलाइटिस जो चीज़ें हैं वो बाद में जाके दिमाग की बुखार में डेवलप कर जाता है। टीबी बाद में जाकर के मेनिंजाइटिस का रूप लेता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से टीबी तभी रहता है अगर आप उसको पहले क्योर कर लेंगे, तो वो मेनिंजाइटिस तक जाएगा ही नहीं, दिमागी बुखार तक जाएगा ही नहीं। झटके जैसी चीज़ें जब सीरियसनेस बॉडी में आती है, तब उसके लिए सारी चीज़ें मेडिकल साइंस में जो इम्पॉर्टेंट होती है वो उसका डायग्नोस इम्पॉर्टेंट है, और वो डायग्नोस एक चिकित्सक की सलाह पे हम किसी भी मरीज को आगे करते हैं। तो बिना डायग्नोस के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी बिल्कुल, चाहिए। डेफिनेटली। हाँ, आप किस बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन खा ले रहे हैं, वो क्या आपको परेशानी आगे खड़ी कर सकती है? सबसे दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में कि हम इतना ज़्यादा वेल एडवांस हो चुके हैं कि हम सारी चीज़ें अपने मोबाइल के सेटअप में रखे हुए हैं। क्योंकि एक जो डॉक्टर्स है उसको ये पता होता है कि इस बीमारी से क्या उसका एडवर्स इफेक्ट आता है। अगर आप फीवर जैसी चीज़ें किसी नेट पे जाके सर्च करेंगे तो उसकी सारी चीज़ें आपको निकल आएगी कि उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या उसमें दवाइयाँ करनी चाहिए, क्या उसका डायग्नोस करना चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों से अगर चीज़ें होने लगे तो फिर चिकित्सक की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी, क्योंकि चिकित्सक वो सारी चीज़ें किताबों से पढ़ता है और उसको स्वतः उसको वो देखता है, ठीक है। और डॉक्टर साहब ये मिथ्य भी है, क्योंकि अगर हम अपने से इलाज करते हैं तो अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। इसीलिए एक पूर्ण रूप से एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए, एक अच्छे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो चिकित्सक ही आपको बता पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जी डॉक्टर साहब, संचारी रोग की रोकथाम कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि स्वच्छता सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले अपने आसपास जो है ना, पानी को इकट्ठा ना होने दें, ठीक है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रीज़न है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप साफ़ सफाई रखें। अगर आप साफ़ सफाई रखेंगे तो कूड़ा इकट्ठा होगा ही नहीं, बट ऑब्वियसली इसी कूड़े पे मच्छर पनपता है, ठीक है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भोजन करने से पहले और शौच के बाद अपने हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से साफ़ रखिए। चौथा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्वच्छ पानी पीजिए, पानी को उबाल के पीजिए। अब तो घरों में सबके आरओ सिस्टम्स आ गया है, उसकी हेल्प से आप पानी पीजिए, मतलब स्वच्छ पानी पीजिए। मीन्स प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इन सारे प्रिवेंशन से आप संचारी रोगों को अपने आसपास भटकने से रोक सकते हैं। जी, जैसे कि आप पानी की बात करें, जैसे स्लम एरिया है, कुछ ऐसे एरिया जहाँ आरओ वाटर अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे वो जो लोग हैं वो किस तरह से पानी को यूज़ करें, क्या बॉयल करें, कितना टाइम बॉयल करें, इसके बारे में थोड़ा बताएं। प्रश्न ये होता है कि जो रूरल एरिया हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ जो
पीने, अब तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है हमारे, लेकिन अभी भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। फैल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ बिल्कुल कमी है। वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जन जागरूकता पैदा करना, अवेयरनेस क्रिएट करना। और ये अवेयरनेस तभी पैदा हो पाएगा जब एक विभाग नहीं, हर विभाग इसके प्रति कॉन्शियस हो, अलर्ट हो, तभी ये सारी चीज़ें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी आबादी है लोगों की, बहुतायत लोगों की आबादी पढ़ी लिखी नहीं है, जिसकी वजह से उनको स्वच्छता के बारे में अवगत नहीं है। तो इसको अवगत कराने के लिए हमको मतलब ये जो हमारा समाज है, पढ़ा लिखा समाज सो कॉल्ड है, उसको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और जब वो इनिशिएटिव लेगा तो वो सारी चीज़ों को कम कर सकता है। जहाँ तक रही स्वच्छ पानी पीने की बात, तो वहाँ लोगों को कुओं से पानी निकालना, तालाबों से पानी निकालना, और डायरेक्ट वो पी लेते हैं उसको। क्योंकि देखिए, हम जिस जगह पे रहते हैं ना, हमारी इम्यून सिस्टम उसी तरीके से डेवलप होने लगती है। हम जब चिकित्सीय सेवा में नए आए तो हमने ये देखा कि जो भी विदेशी व्यक्ति हमारे अस्पताल में आता था, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहती थी। क्योंकि हमारे यहाँ जो आम जनमानस है, जो गवर्नमेंट सप्लाई की पानी पीता है, वो पानी वो पीता था, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन वही अगर एक विदेशी व्यक्ति पी लेता था तो वो बीमार पड़ जाता था। तो टोटल चीज़ डिपेंड करती थी उसकी इम्यून सिस्टम पे। किसी भी व्यक्ति पे, जिसको रोगों को प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, लड़ने की क्षमता, वो उसकी कमज़ोर थी। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको स्ट्रॉन्ग कैसे रखा जाए। तो स्ट्रॉन्ग रखने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका है वो ये है कि आप जो भी चीज़ खा पी रहे हैं वो एकदम स्वच्छ होना चाहिए। गाँव में जो भी पानी वो लोग डायरेक्ट पी लेते हैं, उसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस पानी को उबाल करके पिएं। क्योंकि उबाल के जब आप पिएंगे तो जो उसके अंदर बैक्टीरिया या और जनित वायरस होते हैं वो मर जाते हैं, जो वो पानी आपके स्वास्थ्य के प्रति लाभदायक होता है। हाँ, जैसे डॉक्टर साहब, ठंड में ये परेशानी इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि देखिए 4 महीने का जो मौसम है ये बरसात का, उसमें ही ये ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि इन 4 महीनों में ही क्यों? हम तो कहते हैं कि आपको अपने लाइफ में, आपके जीवन में सावधानियां बरतनी हमेशा ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको स्वस्थ शरीर अपने को रखना है, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट सतर्क रहना। सफाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, स्वच्छता बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि साफ़ सफाई, पानी को इकट्ठा ना होने दें, या कूड़े करकट को साफ हटा के रखें, या आप खाने से पहले, खाने के वो शौच के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छे तरीके से धोएं, शुद्ध पानी पिएं, ये सारी चीज़ों को अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये बीमारियां आपके आसपास भी नहीं आ सकती। डॉक्टर साहब, आपसे बस जल्दी से ये पूछना चाहते हैं कि सरकार की ओर से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसके नियंत्रण के लिए? देखिए, सरकार ने ही की शुरुआत की इस मुहिम को, क्योंकि संचारी रोग नियंत्रण और एक दस्तक अभियान, ये दो एक ऐसी चीज़ है जिसको सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। हमारे प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये कार्यक्रम 2018 में लाया गया। क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो इस जगह से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ उस समय दिमागी बुखार का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा था। अब प्रश्न ये उठता था कि उस दिमागी बुखार पे कैसे कंट्रोल किया जाए। उसी को देखते हुए उन्होंने ये प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया और बस्ती और गोरखपुर मंडल के 7 जिलों में ये प्रोग्राम चलाया गया। इस संचारी रोग में स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ 13 विभाग काम करते हैं। ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम होता है, बहुआयामी प्रोग्राम है, बहुविभागीय प्रोग्राम है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अंडर में आपका नगर विकास हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, आपका ये काफ़ी विभाग हो गया, और सरकार की ओर से बहुत से प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि हम अपना खुद का और अपने परिवार का ध्यान रख सकें और संचारी रोग से अपने आप को बचा सके। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए हमारे दूरदर्शन में और संचारी रोगों के रोकथाम के लिए और उसके लक्षणों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।